हेलो सर। हाँ, स्टार्ट करें क्या रमेश जी? हाँ सर, क्लास टेस्ट कीजिए, नहीं तो टाइम बाद में नहीं मिलेगा। हाँ, जी सर, सब कीजिए। 15-16 लोग ही आए, ठीक है। तो अपन ज्यादा वेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट, है ना। ठीक सर। चलिए, सुबह काय का सेशन था आप लोगों का? सुबह काय कौन से टॉपिक्स थे सेशन के? रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट था, लोन, फ्रॉड लोन मैनेजमेंट, हाँ, एप्लीकेशन का था। लोन एप्लीकेशन। अच्छा, लोन एप्लीकेशन का फिलिंग करवाया आप लोगों है ना, फॉर्म का। क्या क्या फॉर्म भरा है उस समय उन लोगों ने? कौन सा लोन एप्लीकेशन का फॉर्म भरवाया आप लोगों से? बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन। कौन सा लोन? बिजनेस लोन, हाउस लोन, कार लोन। हाँ। अच्छा, रिटेल लोन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ फॉर्म भरवाए? मुद्रा लोन के बारे में थोड़ा सा बोल रहे थे। अच्छा और स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन। अच्छा, उसका फॉर्म वगैरह नहीं भरवाया होगा आप लोगों से ना, कोई बात नहीं। चलिए, अपना आज का सेशन रहेगा फिलिंग डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म। डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप और हम चर्चा करेंगे, है ना। तो जितने लोग आए उतने लोगों से लेट्स स्टार्ट। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज अपना सेशन डिले हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ पीपीटी में शेयर करता हूँ, देन वी कैन गो अहेड। पीपीटी दिख रहा है आप लोग स्क्रीन पे अभी? नहीं सर। देखिए, अब मैंने शेयर अभी करा, नहीं दिखाई दे रहे। दिखना चाहिए अब। आ गया आप सर। दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा? वेरी गुड। जी। क्लियर है? क्लैरिटी है अभी पीपीटी में? हाँ जी सर। चलिए, आज अपना सेशन रहेगा फिलिंग डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे आप लोगों को, फिर हम लोग इसमें पूरा वो करेंगे। मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट रहेगा, भले आप लोगों का मेरा चेहरा नहीं दिखे। आप स्क्रीन को फुल करके अपन इसको शेयर करते हैं। फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को अभी? जी हाँ सर। हाँ पूरा सर। स्क्रीन दिख रहा? जी सर, दिख रहा है। चलो, पूरा स्क्रीन पे दिख रहा प्रेजेंटेशन, मतलब, है ना। चलिए, वेरी गुड। आज का अपना जो सेशन है वो रहेगा फिलिंग ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म्स। और अकाउंट ओपनिंग में अपन कैसे कैसे डिपॉजिट एप्लीकेशन का फॉर्म्स वगैरह भरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। रेडी हैं आप सभी? जी सर। हाँ, ये सेशन अपना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, जैसे कल अपना सेशन था। बीच बीच में हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे आप लोगों से, और आप लोग कुछ डाउट्स वगैरह रहे, क्लैरिटी वगैरह आप लोगों को है, तो आप लोग उसके बारे में भी हम लोगों से चर्चा करिएगा। आप लोगों ने सभी ने मेरे ख्याल से 100% जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबने बैंक में खाते तो खुलवाए होंगे।
जी सर। वेरी गुड। किस तरह के खाते खुलवाए आप लोगों ने? कौन कौन से खाते खुलवाए आप लोगों ने? सेविंग, करंट, ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेविंग अकाउंट। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो खाते खुलवाए आप लोगों ने, खाते खुलवाते टाइम आप लोगों ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करा था या क्या क्या प्रोसेस फॉलो करा था, थोड़ा ब्रीफ में बताइए आप में से कोई। कोई भी बोल दीजिए आप में से, खाता खुलवाते टाइम आप लोगों ने क्या प्रोसेस फॉलो करा था? सर आवाज अपने आ रही है आप केवाईसी लोगों को? डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ ठीक है आप। केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ वेरी गुड। फोटोग्राफ हो गया। यस वेरी गुड। बाकी तो अब अकाउंट ओपनिंग मैक्सिमम ऑनलाइन है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू ही हुआ था सब कुछ। यस यस वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया और सही सही जवाब दिया। तो बेसिकली अपन लोग जो अकाउंट ओपनिंग के पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रहते हैं, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल अपन उसको समझेंगे, है ना। और प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के अकाउंट जब खोलते हैं, इंडिविजुअल्स के अकाउंट खोलते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, फिर किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट खोलेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से पार्टनरशिप का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जब खोलते हैं या खोलने के लिए प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम केवाईसी अपने को लेना रहता है, उसके बारे में आप और हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है एक प्रैक्टिकल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में हम आपको समझाएंगे। उस फॉर्म को अपन ऑन स्क्रीन भरेंगे और उसमें पूरा डिटेल अपन आप और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को इंटरेक्शन में, हाँ यस जी सर। है ना? हाँ सर बोलिएगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन का हेडिंग क्या है? फिलिंग ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेशन फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट पेज नहीं आया अभी स्क्रीन पे आपके? नहीं सर, अभी फर्स्ट स्लाइड ही आ रही है। अरे 2 मिनट। अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो अभी तकलीफ होती। आरा सेकंड स्क्रीन आया अब आपके इसमें? हाँ जी सर। यस सर आ गया। सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा, चेंज हो रहा बराबर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ऐसा कभी बीच में रुक जाए तो बताइएगा, है ना, कभी से टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अपना आज का जो है मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का सेशन का, वो रहेगा कि कस्टमर का खाता कैसे खुलना है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसमें क्या क्या प्रोसेस अपने को लेना रहता है, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स लेना रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आपके पास बीसीबीएफ के आउटलेट पे या काउंटर पे या यूनिट पे कोई भी कस्टमर आता है खाता खुलवाने के इच्छुक कस्टमर, तो उससे सबसे पहले जो है उसका केवाईसी नॉर्म्स कंप्लीट करना रहता है। नो योर कस्टमर के हिसाब से उसका नॉर्म्स कंप्लीट करना रहता है केवाईसी की फॉर्मेलिटीज के हिसाब से। केवाईसी का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ जी क्या सर। मीनिंग? नो योर कस्टमर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इस नो योर कस्टमर के अंतर्गत आरबीआई ने कुछ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स करे हैं, उसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है। जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स खाता खोलते टाइम अकाउंट होल्डर से अकाउंट खोलने के इच्छुक
कलेक्ट करना पड़ता है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ जी सर। ठीक है, क्या क्या है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की नजर में? आधार कार्ड, पैन पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा। वेरी गुड। आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। वेरी गुड। पैन कार्ड पे पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा दिया और गया सर पैन कार्ड। आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पैन कार्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। हाँ, वेरी गुड, आप लोगों को अच्छा नॉलेज है। ऑफिशियली ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करा जाता है। ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नो योर कस्टमर में क्यों कलेक्ट करा जाता है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, जो खाता खुलवाने का इच्छुक कस्टमर है, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और उसका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस या ऑफिस एड्रेस वगैरह उसको जानने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आरबीआई द्वारा दिए गए हैं उनको कलेक्ट करके उस अकाउंट होल्डर को आइडेंटिटी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए, उसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए, जिससे वो बैंक की फाइनेंशियल सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। इसलिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो ऑनलाइन भी सबमिट करा जा सकता है या फिजिकल फॉर्म में भी सबमिट करा जा सकता है विद द रिसेंट फोटोग्राफ एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी केवाईसी के लिए जरूरी रहता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए, थर्ड स्क्रीन दिख रहा है? जी हाँ। जी सर। अब चल रहा, मतलब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कुछ स्क्रीन अटक जाए तो आप लोग बताइएगा ना, एक एक करके चेंज करते चलोगे। तो ये जो खाता खुलवाने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। जब भी कोई खाता खोला जाता है किसी बैंक में तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है बैंक और कस्टमर के बारे में, और एक इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सर्टेन नेसेसरी गाइडलाइंस के द्वारा इसको सेफगार्ड किया जाता है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करा जाता है। जिससे क्या कि दोनों पार्टी, बोथ द पार्टीज, कस्टमर और बैंक, इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, जिससे कस्टमर का पैसा भी सुरक्षित रहे और बैंक भी अपने आरबीआई द्वारा निर्देशों का पालन करे, कंप्लाई करे। इसलिए वेरियस गाइडलाइन जो भी रहते हैं उसको कंप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए बैंक जो है सभी कस्टमरों का ड्यू डिलिजेंस करता है। ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या रहता है? वो केवाईसी के नॉर्म्स के हिसाब से रहता है। जैसे जैसे स्लाइड आगे करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को पूरा डिटेल हम बताएंगे कैसा क्या रहता है ना। जब भी जो कस्टमर जो रिटर्न एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, उस समय ये कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बैंक वेरीफाई करता है। जो ये डॉक्यूमेंट जो आरबीआई द्वारा स्पेसिफाइड है, सजेस्टेड है, उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक वेरीफाई करता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रहता है, नो योर कस्टमर के लिए बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को बैंक इसलिए लेता है क्योंकि ये एक तो आरबीआई द्वारा प्रिस्क्राइब करे गए हैं, और दूसरा जिस कस्टमर का अकाउंट खोल रहा है, जिसके साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके फुल फैक्ट्स को जानने के लिए, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये सब चीजें बैंक जानने की कोशिश करता है संबंध बनाने के पहले, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले। इसके साथ ही बैंक ये भी देखता है कि उसके जो फैमिली बैकग्राउंड्स क्या क्या है, उसके नियर रिलेटिव्स कौन कौन है, मदर फादर कौन है, हस्बैंड कौन है, बच्चों की डिटेल्स वगैरह, डिपेंडेंट कौन है, इस तरह की तमाम जानकारी बैंक लेता है। उसके साथ जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह एप्लीकेंट्स के लिए जाते हैं, जिससे उसकी आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए।
उसके बाद जो है सबसे पहले जब ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो कस्टमर का आईडी बनाया जाता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। कस्टमर का आईडी जब बनता है, कस्टमर का आईडी बनता है, जैसे आप लोगों के पास सभी के पास आधार कार्ड तो होगा, आधार नंबर होगा, जी सर। हाँ हाँ सर। तो एक यूनिक आधार नंबर आपके खुद के लिए, पर्सनल के लिए, हर आदमी का अलग अलग आधार नंबर रहता है। उसी तरीके से जब ये बैंक में कस्टमर आईडी बनता है तो प्रत्येक कस्टमर का इंडिविजुअल का अलग अलग आईडी बनता है और उसको यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको कस्टमर आईडी कहते हैं। उस नंबर से बैंक में वो ग्राहक या वो कस्टमर पहचाना जाता है। वो जो कस्टमर आईडी क्रिएट होता है, उस कस्टमर आईडी क्रिएट करने के पहले उसके तमाम इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कस्टमर की बैंक में फीड की जाती है। उस कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है, CIF फॉर्म है कस्टमर का आईडी क्रिएट करने के लिए, उसमें पूरे KYC का डिटेल्स रहता है, उसका फैमिली का डिटेल्स रहता है, इनकम का डिटेल्स रहता है, आधार नंबर रहता है, पैन नंबर रहता है। ये इसके अलावा उसके प्रोफेशन वगैरह के बारे में, उसके डिपेंडेंट्स के बारे में, उसके इनकम के बारे में तमाम एड्रेसेस, उसके आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, करेस्पॉन्डेंट, ये सब चीजें कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म में रहता है। तो ये फॉर्म भी आप और हम अभी अकाउंट जब खोलेंगे उसके पहले कस्टमर आईडी कैसे क्रिएट होता है उसको भी आप और हम देखेंगे अभी। तो ये जो कस्टमर के जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कस्टमर आईडी क्रिएट करते टाइम फॉर्म के साथ दिए जाते हैं, उसको बैंक वेरीफाई करता है। उसको लेने के बाद बैंक यदि अपने आप को वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर ने दी है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उससे बैंक सेटिस्फाई है कि नहीं, बैंक देखता है कि एज पर KYC रूल्स ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं और अप टू डेट है कि नहीं। यदि वो सब चीजें सही रहती है तो कस्टमर उसका CIF क्रिएट करता है। CIF मतलब कस्टमर इंफॉर्मेशन आईडी। तो उसका एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है और वो आईडी उसको देता है। इस आईडी के अंतर्गत जो है प्रत्येक कस्टमर का एक यूनिक आईडी रहता है, सिंगल आईडी रहता है, और उस CIF के अंतर्गत, उस आईडी के अंतर्गत वो कस्टमर, वो ग्राहक, वो इंडिविजुअल जो है उसी नॉमेनक्लेचर से, उसी नाम से वो एक ही ब्रांच में, बैंक के एक ही ब्रांच में या तो मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, या बैंक की वेरियस ब्रांचेस जो अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस में स्थित है थ्रू आउट इंडिया, उन प्लेसेस में भी वो उस पर्टिकुलर सिंगल आईडी से वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता है अक्रॉस इंडिया इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। और ये क्या इसलिए भी जरूरी रहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत या इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये सब जानकारी डिटेल लेना जरूरी है, इसलिए ये सब चीजें भरी जाती है। क्लियर है कस्टमर इंफॉर्मेशन और कस्टमर आईडी क्रिएशन के बारे में? यस सर। ये कस्टमर आईडी जब क्रिएट करते, CIF क्रिएट होता है, तो एक इंडिविजुअल अपने कस्टमर आईडी के अंतर्गत कितने अकाउंट्स खोल सकता है ब्रांच में और उस बैंक के विभिन्न ब्रांचों में? तो जितने खुलवाना चाहे, हर खाते के लिए सेम कस्टमर आईडी उसकी यूज हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। तो एक CIF के अंतर्गत, एक कस्टमर आईडी के अंतर्गत वो इंडिविजुअल अपना उस आईडी के बेसिस पे मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता सेम ब्रांच में या अक्रॉस द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। ये आप लोग क्लैरिटी रखिएगा, ठीक है? क्लियर है CIF के बारे में, कस्टमर आईडी के बारे में कोई डाउट आप लोगों को? नहीं सर। कुछ भी डाउट हो तो सर हेलो, बोलिए। CIF के माध्यम से खाता तो बहुत सारे खोल सकते हैं, लेकिन चला सकता है कि एक बैंक पे? लेकिन मान के चलिए सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये ऐसा ठीक है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट 2 होगा तो चला पाएगा? नहीं पाएगा ना? नहीं, सेविंग अकाउंट एक ही खुलेगा और 2 अकाउंट खोलने का क्या पर्पस रहेगा उसका?
वो तो देखो जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया और इंटरनेट बैंकिंग हो गया, तो उस इंडिविजुअल अकाउंट में वो देश के किसी भी कोने में बैठ के उस सेविंग अकाउंट में वो ऑपरेशन कर सकता है। तो 2 अकाउंट सेविंग के क्यों खोलेगा? सर अगर खोल लिए चल तो सकते हैं। हाँ, एक तो खोल नहीं सकता। दूसरी बात, यदि उसको सेविंग अकाउंट 2 खोलना ही है तो एक तो सिंगल नाम से खोल ले, दूसरा जॉइंट अकाउंट खोल ले, वो उसकी मिसेस के साथ, स्पाउस के साथ, या एडल्ट बच्चे के साथ, किसी के भी से, है ना। सेम नाम के सेम उसके 2 अकाउंट नहीं खुलेंगे। उसमें क्या रहता है, पहली बात तो खुलेंगे नहीं, और गलती से कभी खुल गए तो उसमें क्या ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस और डिपॉजिट्स वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी बहुत सी बार क्या होता है कि आपने अपने एक्स अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, नाम एक्स अकाउंट का दिया और नंबर वाई का डाल दिया, तो ये गलती हो जाती है। इसलिए सेम नॉमेनक्लेचर से सेविंग अकाउंट एक ही खोलता, मल्टीपल सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते आप। तो सेविंग अकाउंट सर अलग अलग ब्रांच में तो खुल सकता है ना। जैसे अगर मान के चलो एक लोकेशन पे आपका है, अब आपने दूसरी लोकेशन पे हो, वहां पे अलग सेविंग अकाउंट भी तो खुल सकता है। आप उसी दूसरे लोकेशन पे भी उस सेविंग अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं आप। नहीं सर ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि होम ब्रांच में, जैसे अब कभी हमने कैश ज्यादा विड्रॉल करना हो तो होम ब्रांच में होता है कि आप ज्यादा विड्रॉल करोगे, उसमें कैश अपना विड्रॉल के चार्जेस वगैरह का रहता है थोड़ा। थर्ड पार्टी ब्रांच में जाओगे तो वहां पे वो लिमिट कम होगी, थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगी। सेल्फ में भी निकालते हो तो चार्जेस पड़ते हैं। डेफिनेटली। तो यदि रेगुलर या परमानेंट आप जाते हैं वहां, है ना, जी। तो उस केसेस में आप 2 ऑप्शंस रख सकते हैं। आप एक तो अपना अकाउंट यहाँ से ट्रांसफर करवा के होम ब्रांच चेंज करवा लीजिएगा। होम ब्रांच भी सेम डे इमीडिएटली चेंज हो जाता है, आपने एप्लीकेशन दिया और ऑनलाइन चेंज कर देता है। तो उससे जो फैसिलिटी सहूलियत आपको यहाँ मिल रही है वो वही मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यदि आपको ऐसा कोई समस्या लगती है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही नाम के 2 अकाउंट खोलने के बजाय एक जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए आप, जिससे सहूलियत रहे आपको। उसमें क्या रहता है कि चांसेस ऑफ रॉन्ग एंट्रीज भी काफी बढ़ जाती है, आपके खुद के द्वारा ही कभी से भी गलती हो सकती है। क्लियर है? और एक सर, हेलो, और एक आप बात, बोलिए। अगर मान के चलिए कि किसी का मेरा साथ एक अकाउंट है, तो वो उसका SBI में है, उसके बाद भी एक आदमी का और एक बार अकाउंट खोल सकता है जॉइंट अकाउंट के साथ बगैर भी? हाँ, पर्सनल भी जॉइंट अकाउंट के साथ आप डेफिनेटली खोल सकते हैं SBI में, है ना, क्योंकि एक आपका सिंगल अकाउंट है, एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते? बराबर खोल सकते हैं। आप ठीक है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, आपने माना अपनी वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोला, आपने एक अपने मेजर बच्चे के साथ एक अकाउंट खोल दिया, एक अपने डॉटर के साथ खोल दिया। आप मल्टीपल जॉइंट अकाउंट्स अलग अलग नॉमेनक्लेचर से खोल सकते हैं। और सर, जब अकाउंट बंद हो जाता है, KYC प्रोवाइड करते कहते हैं KYC कीजिए, उस वक्त डॉक्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करना पड़ता है? देखिए, उसमें कैटेगरी वाइज जो है डॉक्यूमेंट्स अपने को KYC एक रेगुलर पीरियोडिकल इंटरवल्स पे सबमिट करना रहता है। KYC के डॉक्यूमेंट उसमें हाई रिस्क वाले अकाउंट, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, इस तरह का कैटेगराइज कर रखा है। तो उसके हिसाब से आपको जो फ्रीक्वेंसी रहती है एज पर RBI नॉर्म्स, उस पर KYC अपडेट करना पड़ता है। क्लियर? ठीक है। और उसके अलावा जैसे जॉइंट अकाउंट यदि आप लोग खोलाते तो दो इंडिविजुअल मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलाएंगे, तो 2 लोगों का बैंक में सबसे पहले कस्टमर ID क्रिएट अलग अलग होगा, सेपरेट कस्टमर ID होंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वो दोनों के ID मिला के और दोनों के नाम के साथ जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, वेरी गुड। अब आगे चलते अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जैसे पहला वाला पार्ट था कस्टमर ID का। जॉइंट अकाउंट के बारे में एक चीज क्लियर करनी थी। जैसे आपने कहा कि 2 कस्टमर्स का जॉइंट अकाउंट खोल दिया, हाँ, तो आज की डेट में जैसे ज्यादातर लोग गूगल पे UPI का यूज करते हैं, तो जॉइंट अकाउंट में सेम अकाउंट का UPI 2 अलग अलग पर्सन अलग अलग डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना आप। यदि आइदर और सर्वाइवर ऑपरेशन ले ले, है ना,
नहीं सर, एक तो हो गया ना हमारी बैंक की नेट बैंकिंग, उसका तो चलो हमारे पास ओटीपी वगैरह आएगा, अलग अलग जगह हम ऑपरेट कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जैसे आजकल एप्लीकेशंस चल रही है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, आपका भीम ऐप हो गया, जो हम यूपीआई यूज करते हैं। अब यूपीआई चलता है, हमारा जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है वो हमारे फोन में जब होता है उसके साथ वो काम करता है। यस, मैं आपको वही कहना चाह रहा था। हाँ जी। यूपीआई में आपने जो अकाउंट खोलते टाइम जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा है उस जी। मोबाइल नंबर से ही तो आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि क्या जैसे आपके जॉइंट अकाउंट में मोबाइल नंबर एक ही पड़ता है सर? दो अकाउंट के दोनों के अलग अलग मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, उसमें हाँ जी। इनको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, है ना। और आइदर और सर्वाइवर की डिटेल्स भी आप उसमें भरवा सकते हैं, है ना? अपन आप और हम अभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे आएंगे ना, उस पे जी। डिटेल भी भरेंगे, जब आपको बताएंगे हम उस पे भी। ठीक है सर। ठीक है। और एक क्वेरी है सर हाँ बोलिए बोलिए। कि आप देखिए सेविंग्स अकाउंट मेरे पर्सनल है, उसके बाद मैंने ज्वाइंट अकाउंट खोला, दो हाँ। अकाउंट पे दो फोन पे होगा? दो अकाउंट पे फोन पे मैंने भी गूगल तो पे वही जो भी है पूछा था। दो खोल सकते हैं? आपका फोन पे तो आपका फोन नंबर देखिए हम, हाँ सिंगल अकाउंट पे मेरा एक नंबर है और ज्वाइंट अकाउंट पे एक नंबर है, हाँ, ठीक तो है। दोनों पे अलग अलग नंबर पे हम दिया है, तो दोनों अलग अकाउंट पे ही फोन पे दोनों अलग अलग नंबर पे मिलेगा ना। आपने जिस नंबर से आपका अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक्टिवेशन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको अभी हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेंगे ना अपन, उसमें और डिटेल्स बताएंगे, और उसमें कोई डाउट रहे तो उसका भी क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो आप और हम भरते हैं उसमें अकाउंट होल्डर का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। अकाउंट होल्डर का फुल इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है। जब इंडिविजुअल का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते हैं तो उसमें उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भरना पड़ता है। उसके वेरियस पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया, उसका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस हो गया, आधार नंबर, पैन नंबर, सर्विस क्या है, एक्टिविटी क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस तरह का पूरा डिटेल उसके साथ रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। इस ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन से वो अकाउंट ऑपरेट होगा। ये उसमें रहता है। जैसे जॉइंट अकाउंट रहता है तो आप आइदर और सर्वाइवर करना चाहते हैं या फॉर्मर और सर्वाइवर करना चाहते हैं या जॉइंट ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन चाहते हैं वो उसमें ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कस्टमर्स रहते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, कंपनी वगैरह के लिए, वो जो डिफरेंट जो एप्लीकेबल लॉज रहते हैं उससे रेगुलेटेड होते हैं। और बैंक अकॉर्डिंगली उसके अनुसार केवाईसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करता है और ऑपरेशन ऑफ अकाउंट एज पर लॉ जो परमिट होता है उस हिसाब से उसमें परमिट करता है। और ऑपरेशन का जो है वो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भरा जाता उसके हिसाब से जो ऑपरेटर है जो अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिटर, उनका भी केवाईसी पूरा फुलफिल करना पड़ता है। उनका भी केवाईसी डॉक्यूमेंट, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह सब लेना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। इसके अलावा आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का भी खाता खोले इनवेरिएबली उसका खाता खोलते टाइम नॉमिनेशन अवश्य करवाइएगा। नॉमिनी का डिटेल भरिएगा और अकाउंट होल्डर से नॉमिनेशन उस अकाउंट में करवाइएगा, जिससे क्या रहता है कि इंडिविजुअली अकाउंट होल्डर के नहीं रहने के बाद उसके अमाउंट का सेटलमेंट में कोई तकलीफ नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये नॉमिनेशन करवाना जरूरी रहता है। और उसके अलावा जो अकाउंट होल्डर है वो कभी भी नॉमिनेशन किसी भी समय चेंज कर सकता है। बैंक को इंस्ट्रक्शन देके, बैंक को रिक्वेस्ट करके
अकाउंट ओपनिंग में उस पर्टिकुलर अकाउंट में नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। ये हो गया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में। इसके बाद आप और हम देखते हैं फोटोग्राफ के बारे में। फोटोग्राफ के बारे में जैसा आप लोगों ने बताया ही था कि जो भी अकाउंट खोलने के इच्छुक रहता वो प्रिस्क्राइब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने के साथ उसके साथ जो अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देता है एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और फोटोग्राफ जो है यदि जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में सभी अकाउंट होल्डर्स के सभी डिपॉजिटर्स के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो पावर ऑफ अटॉर्नी में कि जिसको भी ऑथराइज किया जाता है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए उनके भी फोटोग्राफ वगैरह लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस कर रखे हैं, जैसे बैंक्स के लिए बैंक के खुद के अकाउंट्स हो या लोकल अथॉरिटीज के अकाउंट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह के अकाउंट है, they are exempted from the requirement of furnishing photographs। ये फोटोग्राफ से संबंधित जानकारी है। इसके बाद जो फॉर्म के साथ साथ जो एक और चीज रहता है वो रहता है स्पेसिमेन सिग्नेचर। स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या होता है? आप लोगों ने कभी देखा स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या होता है? हमें तो इतना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। स्पेसिमेन सिग्नेचर वो सिग्नेचर होता है जब खाता खुलवाने के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे उसके दस्तखत होते हैं बैंक स्टाफ के सामने या बीसीबीएफ के सामने, और आप लोग जब ऑथराइज करते हैं तो वो उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर हो जाता है। वो स्पेसिमेन सिग्नेचर वो सिग्नेचर कहलाता है कि उसी सिग्नेचर से उस कस्टमर को रिकॉग्नाइज किया जाता है जब भी वो कोई भी वाउचर चेक या इंस्ट्रूमेंट वगैरह बैंक में अक्रॉस द काउंटर सब जमा करता है या विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब कस्टमर का जो स्पेसिमेन सिग्नेचर से ही उसकी जेन्युइननेस का इंस्ट्रूमेंट की जेन्युइननेस को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद उसके क्रेडेंशियल्स को देखकर उस पर एक्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो इलिटरेट कस्टमर्स रहते हैं वो इलिटरेट कस्टमर जो रहते हैं अपना पासबुक वगैरह फोटोग्राफ के साथ आते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन उसी के हिसाब से होता है, फोटोग्राफ के हिसाब से और थंब इम्प्रेशन के हिसाब से। ये तो हो गया पर्सनल, फिजिकल और वेरिफाई। और जब आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? एटीएम डेबिट कार्ड में एटीएम पिन के जरिए जी, पिन ओटीपी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप फिजिकली जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके जाते हैं चेक या विड्रॉल फॉर्म वगैरह तो आपके सिग्नेचर से वहाँ वेरीफाई होता है, पर आप जब एटीएम या पिन या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से जब कामकाज करते हैं तो उसमें जो आपका पिन रहता है, आपका जो पासवर्ड रहता है वही आपका आइडेंटिफिकेशन करता है, वही आपके क्रेडेंशियल्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, और उससे ही आपके फंड की सेफ्टी होती है, फंड की सेफ्टी सुनिश्चित होती है आपके क्रेडेंशियल्स को देखने के लिए। तो ये चीजें आप जरूर रखिएगा। जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है और जो पिन है, पर्सनल इंडेक्स नंबर जिसे कहा जाता है, वो एसेंशियल है कि आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, कस्टमर के फंड्स को इंश्योर करने के लिए चीजें रहती है। ये ध्यान रखिएगा। 1-2 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, तो आईडीएफसी का करना पड़ेगा, आईडीएफसी फर्स्ट का नहीं करना पड़ेगा। अपने पास आईडीएफसी फर्स्ट है, आईडीएफसी नहीं है। अब नहीं कोई नहीं, अच्छा कोई बात। और मेरे को ईमेल भेजो यार, होल्डिंग वाला भूल गए तो भेजना, होल्डिंग वाला नहीं, वो कहीं मेरे से मेल डिलीट हो गया है।
वो मदर का होल्डिंग, मदर का होल्डिंग और वो बिल्कुल मास्टर क्लाइंट मास्टर बस। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू। तो ये चीजें रहती है उसके हिसाब से। ये हो गया स्पेसिफिक सिग्नेचर्स के बारे में। और जैसा कि आपसे इनिशियली चर्चा करा था कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के अंतर्गत लिया जाता है। आप लोगों ने सभी ने बताए थे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जो लिस्ट आप लोगों ने बताई थी या जो डॉक्यूमेंट मेंशन करे थे, आप लोग देखिए वही लिस्ट स्क्रीन पे है क्या, जो जो चीजें आप लोगों ने बताई थी? हाँ सर वही है। हाँ जी सर। हाँ सर वही है। फिर भी यदि आप लोगों को इसको एक डायरी में या कहीं नोट करके रखना, तो आप लोग नोट करके रख लीजिए। वो आप लोगों के लिए प्रत्येक कस्टमर है, जब इंडिविजुअल कस्टमर या कोई भी आता है तो इमीडिएटली आप उसको बता सकेंगे। ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो जो कस्टमर का है वो उसके क्रेडेंशियल को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए रहता है, उसका नेम का आइडेंटिटी के लिए रहता है, और करेंट एड्रेस वगैरह के लिए रहता है। ये मेन चीजें है, ये आप ध्यान रखिएगा। नोट कर रहे हैं आप लोग क्या? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप में से कोई एक इसके पूरी जो लिस्ट मैंने दे रखी है ऑफिशियल वैलिड अकाउंट में, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करा, उसके ये लिस्ट को स्क्रीन पर पढ़ दीजिएगा। फिर आप और हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बारे में। Officially valid documents. वेरी गुड। Those can be accepted for establishing the legal name and current address. Passport, driving license, Aadhaar card number, voter ID card, NREGA job card, letter issued by National Population Register containing details of name and address. If OVD does not have update address, then utility bill maximum 2 month hold. Water, electricity, gas, phone, telephone, और पीपी मोबाइल पोस्टपेड मोबाइल का है ये। हाँ, पोस्टपेड मोबाइल, यस। पोस्टपेड मोबाइल फिर हो गया आपका पीपीओ। सब पीपीओ क्या है? पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कस्टमर शेल सबमिट ओवीडी विद करंट एड्रेस विद इन 3 months। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने देखा है, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो आरबीआई ने स्पेसिफाइड करे वो है पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड, आधार नंबर है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नरेगा कार्ड, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पत्र जिसमें उसके डिटेल मेंशन होता है, नाम और एड्रेस वगैरह। इसके अलावा जो है, यदि किसी के पास जो अपडेटेड एड्रेस वाला ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देखो जैसे कोई ट्रांसफरेबल जॉब वाला हुआ, या कोई किराए के मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहा हो, या किराए के मकान से अपने खुद के मकान पे जा रहा हो, ऐसे लोगों के लिए भी आरबीआई ने परमिट करा है कि आप उससे यूटिलिटी बिल लेके भी उसका करेंट एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। पर ऐसे केसेस में जो है यूटिलिटी बिल जो है उसका 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 2 महीने पुराना होना चाहिए। तो यूटिलिटी बिल में क्या क्या चीजें ले सकते हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, पानी का बिल ले सकते हैं, गैस कनेक्शन का बिल ले सकते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल ले सकते हैं, पोस्टपेड मोबाइल बिल वो ले सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ले सकते हैं, या किसी ने मकान वगैरह लिया हो तो उसका हाउस टैक्स की रिसीट वगैरह, लेटर ऑफ अलॉटमेंट वगैरह, ये भी ले सकते हैं। पर ऐसे केसेस में जब आप यूटिलिटी बिल लेते हैं तो कस्टमर को एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि वो 3 महीने के अंदर, खाता खुलवाने के 3 महीने के अंदर अपना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड करके करेंट एड्रेस के साथ बैंक में सबमिट कर देगा। इसके अलावा जो है पैन कार्ड इसलिए जरूरी है लिया जाता है
क्योंकि पैन कार्ड लेना इसलिए भी जरूरी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत और जो इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन के अंतर्गत उसको लेना जरूरी रहता है। जिन लोगों के पास भी पैन कार्ड रहता है उनका नंबर मेंशन करना पड़ता है। यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं रहता है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जब भरते हैं उस समय उनसे फॉर्म 60 साइन करवाया जाता है। वो भी आगे देखेंगे प्रैक्टिकली जब फॉर्म भरेंगे। जब ये होगा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है लिस्ट या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की? समझ गए आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। अब आते हैं अपन बैंक अकाउंट किस तरीके का खोल सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल अपना नाम से अकाउंट खोल सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने नाम से खोल सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी वगैरह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वगैरह, आर्टिफिशियल यूरिडियल पर्सन्स और एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच वगैरह, ये तमाम इस तरह के लोग खाते बैंकों में खोल सकते हैं। इंडिविजुअली अपन उसके बारे में भी एक एक करके भी चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद जो इंडिविजुअल किस तरीके के हो सकता है, सिंगल अकाउंट से अपने नाम से खोल सकता, जॉइंट अकाउंट्स खोल सकता, वो दो और मोर इंडिविजुअल। माइनर जो इंडिपेंडेंट माइनर हो वो 10 साल से ऊपर हो, लिटरेट हो और इंडिपेंडेंटली साइन करना जानता तो वो भी अपने अकाउंट खोल सकता है। इलिटरेट पर्सन खोलते हैं, ब्लाइंड पर्सन खोलते हैं, स्मॉल अकाउंट भी अपने खोले जाते हैं और एनआरओ के अकाउंट्स भी खोले जाते हैं। इस तरीके से इंडिविजुअल्स के इस तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं। माइनर के अकाउंट में क्या है, जनरली माइनर के अकाउंट इसलिए खोले जाते हैं कि उनमें कम से कम बचत की आदत डले और उन लोगों को बचपन से ही बचत करने की आदत डालने के लिए खोले जाते हैं। और 10 साल से ऊपर के माइनर जो स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं और जो लिटरेट हो और इंडिपेंडेंटली सिग्नेचर कर सकते हैं उनके खाते खोले जाते हैं विद सर्टेन कंडीशंस। उसके अलावा जो माइनर के अकाउंट्स है उसमें केवाईसी फॉर्मेलिटीज उसका और उसके गार्जियन का दोनों का करना पड़ता है, बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ता है और पर्टिकुलरली उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करना जरूरी रहता है कि उससे उसका जो डेट ऑफ मेजर एसर्टेन किया जाता है। और जनरली जो है फादर जो है माइनर का नेचुरल गार्जियन होते हैं फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, बट आरबीआई ने माइनर के केसेस में मदर को भी एज ए गार्जियन परमिट कर रखा है अकाउंट खोलने के लिए। पर ऐसे केसेस में जो स्टेप मदर या स्टेप फादर है वो नेचुरल गार्जियन की गिनती में नहीं आते हैं। इसके अलावा माइनर जो है वो लिटरेट होना जरूरी है और 2 माइनर जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हर माइनर को अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है, वो जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। उसके अलावा जो माइनर्स को भी आप इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या डेबिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी प्रदान कर सकते हैं, आरबीआई के परमिशन के द्वारा दिया हुआ है। और इसमें माइनर के अकाउंट में ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसके खाते में जो बैलेंस है वही वो निकाल सके और ओवरड्राफ्ट की परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, ये ध्यान रखिए। इलिटरेट पर्सन के लिए क्या जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हाँ बोलिए। जो आपने एटीएम का मेंशन किया है इसमें 10 साल से ऊपर वालों को मिल जाता है कि या फिर 14 से ऊपर? नहीं, 10 साल से ऊपर को एटीएम कार्ड मेंशन कर सकते हैं। मैंने 2 बैंकों में देखा था, यहाँ पे हमारी लोकेलिटी में एक बैंक हो गया यूको बैंक, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी कुछ साल पहले उनका था कि 14 साल से ऊपर। और दूसरा एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अकाउंट ओपनिंग मेरे पास भी है और उसमें भी माइनर अकाउंट 14 से दे रहा था एटीएम के लिए। अच्छा, वो फिर तो बैंक इसके बारे में जहाँ तक हम लोग समझते हैं और जहाँ तक हमारा ज्ञान है, वहाँ जब आप इंडिविजुअल का अकाउंट खोल रहे हो तो परमिशन दे रखी है आरबीआई ने। इंडिपेंडेंटली जब वो साइन करके विड्रॉ कर सकता है तो इंडिपेंडेंटली अकाउंट भी, एटीएम कार्ड भी आप दे सकते हो उसको, डेबिट कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए, आप इंडिविजुअली उसको बैंक में भेज रहे हैं मान लीजिए, है ना, इंडिविजुअल बैंक में जा रहा है तो उसको विड्रॉ कर रहा है ना अपने उससे। आप एग्री कर रहे हैं मेरे से? इंडिविजुअली वो जाके, मैंने वैसे किसी को अभी तक विड्रॉ करते देखा तो नहीं है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, बाकी चलो होता होगा, मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में। एक डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी हाँ जी।
वहां जाते तो वो इंडिपेंडेंटली विड्रॉ करता। जी क्या बताया सर? माइनर जाता है तो इंडिपेंडेंटली विड्रॉ कर सकता है ना। हाँ, तो उसी तरीके से उसको वो दे सकते हैं आप लोग। तो 10 साल से ऊपर वाले को एटीएम का कार्ड दिया जा सकता है रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से। पर उसमें जो रेस्ट्रिक्शन जो है उनके उसके खाते में ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। ये ध्यान, मैंने आपको लिखा है इसमें नीचे लास्ट लाइन में कि उसमें ओवरड्राफ्ट परमिशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ इसका बैंकों ने मतलब क्या, क्या है सर ओवरड्राफ्ट का? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जो बैलेंस है आपके खाते में उतना ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। ठीक। और आप जो बता रहे हैं ना 14 साल वाला, उसमें क्या हाँ जी सर। इंडिविजुअल बैंकों के ऊपर भी यदि उन लोगों ने इंटरनल गाइडलाइंस बना रखा है अच्छा, वो एडिशन बैंक टू बैंक वेरी करता है। प्रिकॉशन पर, एज पर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से 10 साल से ऊपर वालों को आप एटीएम कार्ड दे सकते हैं। ठीक है। इलिटरेट पर्सन में जो भी रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो रहते हैं, नियम वगैरह, वो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ता है इलिटरेट पर्सन को उसकी लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जिससे वो उसमें समझ सके खाता खोलने के इच्छुक जो भी है। सेविंग बैंक का जैसे सेविंग बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी मोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उसको मेंशन करना जरूरी रहता है। दूसरा, उसको ये भी समझाना जरूरी रहता है जब आप खाता खुलवाने का फॉर्म उससे भरवा रहेंगे तो कि भैया जब भी आप विड्रॉ करने जाएंगे तो बैंक में आपको पर्सनली विड्रॉ करने के लिए जाना पड़ेगा, पासबुक साथ में लेके, उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और जब इस अकाउंट खुलवाते हैं उसका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है फोटो के साथ उसका बैंक में दिया जाता है। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जब थंब इम्प्रेशन रखते हैं तो उसका ऑथोराइजेशन भी बैंक के अधिकारी के सामने होता है। और जो है इनवेरिएबली जो है उससे फोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लिए जाते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगाया जाता है और एक उसके पासबुक पे लगाया जाता है, और जिससे वो जब भी विड्रॉ करने आए तो उसकी पासबुक से उसको वेरीफाई करके उसको विड्रॉ की करने की इजाजत दी जा सके। ये हो गया इलिटरेट पर्सन के बारे में। दूसरा हो गया स्मॉल अकाउंट। जैसे मैंने बताया था स्मॉल अकाउंट की भी परमिशन है। स्मॉल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कि जो खाता खोलने के इच्छुक है उनके पास यदि कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसे लोग अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट के बेस पे अपने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो भी है एप्लीकेबल, उसके बेस पे वो स्मॉल अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। ये स्मॉल अकाउंट खोलते हैं जब, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से उसको भी पालन करना पड़ता है। स्मॉल अकाउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते और उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह या एग्रीगेट क्रेडिट्स वगैरह के कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं या लगा रखे हैं बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें जो एग्रीगेट क्रेडिट्स है स्मॉल अकाउंट्स में, वो एक साल में 1 लाख से ज्यादा का एग्रीगेट क्रेडिट्स नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो एग्रीगेट विड्रॉल्स है वो 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो उसके खाते में बैलेंस है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 से ऊपर का बैलेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने और बैंकों ने स्मॉल अकाउंट के लिए रखे हैं। और जो स्मॉल अकाउंट खोले जाते हैं नॉर्मली ये 12 महीने के लिए खोले जाते हैं। और जो अकाउंट होल्डर को कहा जाता है, डिपॉजिटर को कहा जाता है कि भाई आप अपने जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो 12 महीने के अंदर प्राप्त कर ले और बैंक में जमा करें। यदि किसी वजह से वो 12 महीने के अंदर वो अपने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता है
तो उससे अपने को एविडेंस लेना पड़ेगा, प्रूफ लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का कि उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है। और यदि वो प्रूफ देता है, वैलिड डॉक्यूमेंट देता है, तो उसको अगले 12 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरीके से प्रावधान भी स्मॉल अकाउंट में है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी पर्सन साधारणतः तो वो लोग होते हैं जिन लोगों के खाते खोले जाते हैं, मतलब विदेश से पढ़ने वाले छात्र यदि इंडिया में आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो जो पासपोर्ट और वीजा और इमिग्रेशन वगैरह के जो कागज पेपर्स लेके आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेने के साथ उनका फोटोग्राफ और जो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो एडमिट हो रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लेटर लेके वो अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। और उनसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि उनका जो लोकल एड्रेस है वो 30 दिन के अंदर, खाता खुलवाने के 30 दिन के अंदर बैंक में जमा करेंगे। और जो उसका वेरिफिकेशन जब तक बैंक अथॉरिटीज नहीं कर देते, जब तक उसके खाते में रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे ऑपरेशंस के, कि उसका जो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 1000 यूएस डॉलर से ज्यादा का नहीं होगा, और मंथली विड्रॉल जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए मंथली हो सकता है, पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ हिज लोकल एड्रेस। ये एनआरओ के अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे। इस तरीके से ये इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स का डिटेल हो जाता है। इसके बाद आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स का। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या रहता है कि आपका जो प्रोप्राइटर का केवाईसी तो लेना ही रहेगा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना ही रहेगा, सीडीडी, है ना। उसके अलावा जो है नीचे दिए गए लिस्ट में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना पड़ता है। क्या है 2 डॉक्यूमेंट? एक तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया गया हो तो वो थी। उसके पास यदि कोई जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह हो, या सर्विस टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो। उसके अलावा सेल टैक्स या इनकम टैक्स का कोई रिटर्न वगैरह भरा हो तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई फॉरेन ट्रेड में काम कर रहा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर रहा हो, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईसी दिया हुआ हो तो वो आप उससे ले सकते हैं। यदि कोई प्रोफेशनल बॉडी और डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट वगैरह, तो उनसे उनका प्रोफेशन का लाइसेंस का, प्रैक्टिस के लाइसेंस का या सर्टिफिकेट का वो ले सकते हैं। और उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल आप ले सकते हैं। इस तरीके से ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ये डिटेल लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी उसी तरीके से आपको पार्टनरशिप डीड लेना पड़ेगी। पार्टनरशिप फॉर्म का यदि रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा आपको। इसके पार्टनर्स की पूरी डिटेल लेना पड़ेगी, नेम ऑफ पार्टनर्स वगैरह, उसका एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस पार्टनरशिप फॉर्म का। इसके अलावा यदि रजिस्टर्ड ऑफिस और जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये यदि दोनों अलग अलग है तो उन दोनों जगह के केवाईसी करने के लिए उनके एड्रेस का एविडेंस भी लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो ऑपरेशंस के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। जो भी बेनिफिशियल ओनर है या मैनेजर है, ऑफिसर है या एम्प्लॉयज है, या कोई अटॉर्नी होल्डर है, होल्डिंग एन अटॉर्नी, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे, पार्टनरशिप फॉर्म के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसका भी पूरा केवाईसी नॉर्म्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। क्लियर है ये आप लोगों को? जी सर। जी सर। चलिए, वेरी गुड। आगे चलते कंपनीज के बारे में। कंपनीज के अकाउंट में क्या, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, जब कंपनी फ्लोट होती है, कंपनीज का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया जाता है। उसके अलावा कंपनी का जो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राप्त किया जाता है। उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसको प्राप्त किया जाता है। उस कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर की कॉपी ली जाती है।
उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो रेजोल्यूशन लिया जाता है, प्लस कंपनी के द्वारा यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी गई है जो उसके मैनेजर्स को, ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज को, जो कि कंपनी के ब्याज के पे कंपनी के अकाउंट में बैंक में ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी की ली जाती है। इसके अलावा जो भी सीनियर पोजीशन पे जो पर्सन्स बैठे हैं उनकी पूरी डिटेल ली जाती है, नेम वगैरह। और कंपनी का यदि कोई रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग हो तो उसके बारे में भी दोनों जगह का एड्रेस प्रूफ लिया जाता है। इस तरीके से कंपनी के डिटेल्स के बारे में भी जानकारी ली जाती है। इस तरीके से कंपनी के अकाउंट्स के फॉर्मेलिटीज की जाती है। इसके बाद जो ट्रस्ट वगैरह है उसमें ट्रस्ट का यदि ट्रस्ट डीड लिया जाता है, ट्रस्ट डीड के साथ यदि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, यदि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है तो उसके अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह उसका लिया जाता है। यदि पैन नंबर नहीं हो तो फॉर्म 60 साइन करवाते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के टाइम पे। ट्रस्टीज का पूरा डिटेल लिया जाता है, कौन ट्रस्टी है, उसका रोल क्या है, ऑथराइजेशन कौन करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रस्ट के बिहाफ पे। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रस्ट का एड्रेस का प्रूफ लिया जाता है। और इसके अलावा जो ऑपरेटर है अकाउंट में, ट्रस्टी के अकाउंट का ऑपरेटर, भले ही वो मैनेजर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉयज हो, इनके पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ उन ऑपरेटर करने वाले का भी केवाईसी पूरा कंप्लीट करा जाता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट किया जाता है। इस तरीके से अकाउंट ऑफ ट्रस्ट के बारे में करा जाता है। क्लियर है ट्रस्ट का और कंपनी का? कोई डाउट इसमें? दोनों क्लियर हैं? जी। चलिए अब अपन जो एसोसिएशन ऑफ बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, जैसे ट्रस्ट वगैरह के बाद अब सोसाइटीज वगैरह, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह है, ऐसे केसेस में मैनेजिंग बॉडी का रेजोल्यूशन लिया जाता है और उनके द्वारा जो है परमानेंट अकाउंट नंबर है तो वो परमानेंट अकाउंट नंबर लिया जाता है या फॉर्म 60 कलेक्ट करा जाता है। उसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी यदि किसी को ट्रांजैक्ट करने के लिए दिया हो तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिया जाता है। उसके अलावा जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जो भी मैनेजर है, ओनर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है या जो कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्ट करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के खाते में, उनका भी केवाईसी किया जाता है। ये सब करने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया नॉमिनेशन, नॉमिनेशन बहुत जरूरी है, आप लोग इसको रखिएगा कि जो भी नॉमिनेशन है वो आप अकाउंट में इनवेरिएबली करवाइएगा, फॉर्म भरवाइएगा, जिससे क्या अकाउंट होल्डर के, डिपॉजिटर के डेथ के बाद उसका पेमेंट करने में बैंक को सहूलियत रहे। इसके अलावा जो ज्वाइंट डिपॉजिटर्स है, सभी ज्वाइंट डिपॉजिटर्स को भी नॉमिनेट करना जरूरी रहता है, जिससे क्या बैंक में जो भी ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट है वो उसका भुगतान किया जा सके। और नॉमिनी का राइट कब एग्जिस्ट होता है? जब जो अकाउंट होल्डर है, डिपॉजिटर है, उसके डेथ के बाद ही नॉमिनी को रुपए प्राप्त करने की पात्रता होती है, उसी को राइट टू रिसीव डिपॉजिट मनी आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। ये ध्यान रखिएगा आपने। और जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो सभी प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट में इंक्लूडिंग द पेंशन अकाउंट ये करे जा सकते हैं। और नॉमिनी यदि माइनर होता है तो उसके केस में उसका जो गार्जियन है उसका भी डिटेल वगैरह देना पड़ता है, जिससे क्या इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर नॉमिनी को पैसे का भुगतान किया जा सके। इस तरीके से ये पूरा डिटेल होता है। और ये स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस है, ये मैंने ग्रीन पे आपको पॉइंट्स दिए हैं कि नियरेस्ट ब्रांच में जाना, जो बीसी पॉइंट पे या बीसीपीएफ के आउटलेट पे, वहां जाके फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म को फिर पूरा भरने का, फॉर्म को पूरा भरने के साथ उसकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको
एज पर केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरना है। उसके बाद उसको क्रॉस चेक करना है एप्लीकेशन को, और ये इंश्योर करना है कि जो भी डिटेल्स उसमें भरे गए हैं वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अप टू डेट है, अपडेटेड है। और उसके फोटोग्राफ चिपकाने का है। फोटोग्राफ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म पे पेस्ट करिएगा, चिपकाइएगा, स्टेपल नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर साधारणतः याद रखिएगा कि उससे काले पेन से ही सिग्नेचर करवाया। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है जो फॉलो करना पड़ता है। ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। पूरा क्लियर है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, या कोई डाउट है या कुछ आप जानना चाहते हैं? इसके बाद एक प्रैक्टिकल फॉर्म देखेंगे आप। अभी तक जो सेशन में पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? बोलिए। नहीं। ठीक है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट देखता हूँ। सेल्फ असेसमेंट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरना सिखाते हैं। रेडी हैं आप लोग सेल्फ असेसमेंट के लिए? हाँ जी सर। जी सर। चलिए, सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी नॉर्म्स? केवाईसी नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी मेरे को? नाउ योर कस्टमर। नो योर कस्टमर तो उसका फुल फॉर्म भर दिया आपने, पर ऑब्जेक्टिव क्या है नो योर कस्टमर का? टू इंश्योर एक्यूरेट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, ये वाला होगा। ऑप्शन डेटाबेस ऑफ टू इंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, टू क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ कस्टमर। चलिए, और कोई ऑप्शन? कोई आप लोग सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी का ऐसे सभी को लास्ट में एग्जाम तो सभी को देना रहेगा ना, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टू एंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। सभी सहमत है इससे, ऑप्शन बी से? जी। चलिए देखते करेक्ट आंसर या सही उत्तर क्या है। चलिए बधाई हो जिनने बी बोला, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू द बैंक फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट लिखा होगा ना आप लोगों ने? हाँ सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर वही पासपोर्ट, जॉब कार्ड। अब इसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से आप सही उत्तर बताइएगा मेरे को। इलेक्शन आईडी कार्ड सर, इलेक्शन आईडी कार्ड। इलेक्शन आईडी कार्ड आप बोल रहे सी, बाकी और पार्टी? ऑप्शन सी। सभी एग्री हैं ऑप्शन ऑप्शन सी से? सभी एग्री हैं ऑप्शन सी से? हाँ जी सर। हाँ सर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो जितने ऑप्शन सी बोला उनने। Which document is not required for opening account of companies? कंपनी के अकाउंट खोलने के लिए निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है? पहला है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी, और रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। सभी। डी नंबर, रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। आप बता रहे डी नंबर, और बाकी पार्टिसिपेंट्स कोई ऑप्शन बता रहे हैं क्या? सभी। कौन सा? सर सेकंड बी। डी, रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। डी नहीं सर, बी बी।
बी आप बोल रहे बी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी सर। चलिए, और कोई ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स के हाँ अलावा? सर, बी होगा, बी। हाँ, बी बी। बी। हाँ सर, बी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Which document is not required for opening account of ए। company? Not required बोला मैंने आप लोगों को। ए। देखिए, कंपनी के केसेस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लेना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी लेना है, और परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी भी लेना है। ये तीनों चीज आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। सही ऑप्शन है डी। कंपनी के केसेस में किसका रेजोल्यूशन लिया जाता है? कंपनी के केसेस में भी रेजोल्यूशन तो लेना है आपको, पर किसका रेजोल्यूशन लेते हैं? स्क्रीन पे बताया था ना, मेमोरेंडम, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, जब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या? मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो है रेजोल्यूशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिया जाता है कंपनी के केसेस में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मैनेजिंग बॉडी का नहीं। मैनेजिंग बॉडी का तो सोसाइटीज वगैरह में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह में या एसोसिएशन ऑफ पर्संस वगैरह में मैनेजिंग बॉडी का रेजोल्यूशन लिया जाता है। कंपनी में के केसेस में रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, which one of the following is not an officially valid document available to the bank for customer identification? Not an officially valid document. सर डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट गिवन बाय बैंक, डी नंबर। ऑप्शन डी सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट गिवन बाय बैंक। ऑप्शन डी आप बता रहे हैं। सभी लोग सहमत है क्या ऑप्शन डी से? ऑप्शन डी होगा सर। 2-3 लोगों के आवाज के अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या सब नींद निकाल रहे हैं क्या? पार्टिसिपेंट्स के आवाज ही नहीं आएगा तो उन लोगों को टेस्ट नहीं देना रहेगा सर्टिफिकेट कोर्स का। आखिरी दिन टेस्ट होगा ना आप लोगों का, तो आप लोग ऐसे ही 2-3 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, 2-3 पार्टिसिपेंट्स ही जवाब देंगे, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे फिर? इसका सही आंसर है डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट गिवन बाय द बैंक। चलिए, अब आपको मैं प्रैक्टिकल फॉर्म एक भर के दिखाता हूँ, जिससे आप लोग उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को। दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। 2-3 लोग ही बोल रहे, बाकी लोग मजे से बैठे में नींद निकाल रहे हैं। उनको भी तो देखना चाहिए ना, बताना चाहिए। चलिए, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा? चलिए, वेरी गुड। ब्रांच नेम, डेट, कस्टमर आईडी नंबर। पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फॉर्म? ये हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है फॉर्म पूरा? हाँ जी। हाँ सर। चलिए, तो ये ब्रांच नेम है पहले, ब्रांच नेम, वेरी गुड। चलिए, तो ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो पहला पार्ट है पार्ट 1,
ये रहेगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का। कस्टमर का जब आईडी क्रिएट करा जाता है तो ये लेगा, है ना। पीछे माइक म्यूट कर लीजिए, जिनकी माइक की आवाज आ रही प्लीज। तो ये कस्टमर का जब आईडी क्रिएट करेंगे उसके लिए पार्ट 1 भरेंगे और अकाउंट के लिए पार्ट 2 भरेंगे। तो सबसे पहले अपन कस्टमर आईडी क्रिएट करते हैं। तो ये पहले वाला जो है ऑफिशियल फॉर्म है, मतलब ऑफिशियली भरने का है ऑफिस के काम के लिए, फिर भी आप भरवा देते। ये डेट है, इसका ब्रांच का नाम है जहाँ पे खाता खोलना चाहते हैं, ब्रांच का कोड वगैरह है। और ये जो कस्टमर का आईडी जब क्रिएट करने के बाद देंगे तो उसका नंबर यहाँ मेंशन होगा, और जब अकाउंट नंबर दिया जाएगा तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद ये अकाउंट का टाइप क्या, नॉर्मल है, स्मॉल है, माइनर है, वो यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद आगे डिटेल आप भरेंगे आप। सर यहाँ पे एक तो मेंशन किया था CKYC, उसका मीनिंग क्या है? हाँ, वहाँ पे CKYC नंबर वहाँ पे फॉर्म में था, पहले पार्ट में जाइए। आप केवाईसी नंबर, वो केवाईसी का डिटेल अभी आएगा जब हम उसमें बताएंगे आपको मैंडेटरी जो है ना। ये जो केवाईसी का जो चेक करना नंबर रहता है उसका वो रहता है। चलिए पर्सनल डिटेल्स अपन भरते हैं। तो पहला जो रहता है उसका पर्सनल डिटेल में नाम रहता है, उसका नाम भरेंगे जिस नाम से उसका CIF क्रिएट होगा, कस्टमर का आईडी क्रिएट होगा। वो इसमें उसका CIF क्रिएशन में उसका नाम एज पर जो उसने आईडी दे रखा केवाईसी के नॉर्म्स के लिए, उस आईडी के हिसाब से उसका नाम पूरा यहाँ पे भरेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम या सरनेम जो भी, वो यहाँ पे आप लोग भरेंगे। उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ जो है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे आप लोग पूरा। फिर जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, वो जो भी है उसको टिक करेंगे आप लोग। और जितने भी एस्ट्रिक वाले फील्ड है वो कंपलसरी फील्ड है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इनको इनवेरिएबली भरना रहेगा। इसके अलावा जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो यहाँ दीजिएगा। फिर अकाउंट खोलने के जो इच्छुक है उसके डिपेंडेंट्स कितने, उस पर कितने लोग डिपेंडेंट्स है, वो यहाँ मेंशन करिएगा। उसके अलावा जो है उसका नेम और उस फादर, मदर या स्पाउस जो भी है मेंशन करना है तो वो उसको टिक करके यहाँ मेंशन करिएगा। और जिनके पास पैन नंबर नहीं है उसमें इनवेरिएबली फादर को टिक करके फादर का पूरा डिटेल यहाँ पे भरिएगा आप लोग। इसके अलावा गार्जियन, माइनर के केसेस में डेट ऑफ बर्थ अपन मेंशन करेंगे, तो फिर माइनर के केसेस में गार्जियन का पूरा नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, गार्जियन का डिटेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम वगैरह। उसके बाद वो गार्जियन का माइनर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ मेंशन करिएगा आप लोग। यहाँ ये मेंशन करने के बाद जो अकाउंट होल्डर खोलने का इच्छुक उसकी नेशनलिटी क्या है। जनरली तो सभी लोग भारतीय हैं, NRO के अकाउंट में अदर्स में आएगा जो नॉन रेसिडेंट रहेंगे, तो ऐसे केसेस में उनका कंट्री का नाम यहाँ मेंशन करिएगा। और फिर सिटीजनशिप, इंडियन है तो इंडियन लिखिएगा, अदर्स हो तो अदर्स दीजिएगा। उसके बाद जो खाता खोलने के इच्छुक है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या, पेशा क्या है, वो ऑक्यूपेशन यहाँ लीजिएगा आप लोग। सर्विस हो तो सर्विस में यहाँ टिक करिएगा, सर्विस के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का हो तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर जो भी है उसके हिसाब से यहाँ टिक करके उसका यदि कोई एम्प्लॉय आईडी हो तो कोई एम्प्लॉय आईडी यहाँ मेंशन करेगा। डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल में आईडी मेंशन नहीं करना है। इसके अलावा उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग का, पदस्थी का है, वो यहाँ मेंशन करेगा सर्विस केसेस में। यदि वो बिजनेस क्लास वाला हो, बिजनेस वाला भी खाता खुलवाना चाहता हो तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट, ट्रेड सेक्टर से है, सर्विस सेक्टर से है, माइग्रेंट लेबर है, ज्वेलरी बिजनेस करता हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, फॉरेन ट्रेड वाला हो, या अदर सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी हो वो डिटेल, या कोई छोटा दुकानदार वगैरह वो मेंशन करके यहाँ टिक कर दीजिएगा उसको। और इन दोनों के अलावा भी कोई हो, अदर्स में हो, जैसे मेडिकल से हो, हाउस वाइफ हो, लीगल प्रोफेशन से, स्टूडेंट वगैरह, शेयर ब्रोकर वगैरह हो, ये तमाम जो भी चीजें हैं इनमें से कोई हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, रिटायर्ड हो,
जर्नलिस्ट और पत्रकार वगैरह, वो डिटेल यहाँ दीजिए। इसके अलावा इनमें से भी कोई नहीं हो तो उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि नॉट कैटेगराइज में, और उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उसको यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद जो सर्विस करता हो तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहा हो उसका यहाँ नाम दीजिएगा, और उसका डेजिग्नेशन यहाँ भर दीजिएगा प्रोफेशन में। उसके अलावा जो नेचर ऑफ बिजनेस है बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो यहाँ भर दीजिएगा आप लोग। और जो खाता खुलवाने के इच्छुक है उसका एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ मेंशन करिएगा, और उसकी नेटवर्थ क्या है, अप्रोक्सीमेट नेटवर्थ, वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सैलरी वाला सर्विस वाला उसका तो सैलरी होगा, बिजनेस वालों का बिजनेस इनकम होगा, एग्रीकल्चरिस्ट होगा तो एग्रीकल्चरिस्ट, पेंशनर होगा तो पेंशनर, इन्वेस्टमेंट वाला होगा तो इन्वेस्टमेंट, या अदर्स में टिक करके अदर कैटेगरी का जो भी है उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा उसका रिलीजन क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अदर्स जो भी है यहाँ अप्रोप्रिएटली टिक करिएगा। इसको टिक करने के बाद कैटेगरी का जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यहाँ टिक कर दीजिएगा। और फिर 17 नंबर पे पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई हो तो यस हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और ये यदि यस होता है विजुअली इम्पेयर्ड है, डिफरेंटली एबल्ड हो, वो यहाँ भरिएगा आप लोग। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या, जो खाता खोलने के इच्छुक है, 8th पास है, 9th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, मेडिकल ग्रेजुएट, कंपनी कंप्यूटर ग्रेजुएट वगैरह जो भी, उसका अप्रोप्रिएटली टिक कर दीजिए। इसके अलावा यदि इलिटरेट हो तो यहाँ इलिटरेट टिक करके उस अकाउंट होल्डर का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है यहाँ मेंशन करिएगा। इतना मेंशन करने के बाद उसके हिसाब से फिर आपको उस अकाउंट में परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह ये सब मेंटेन करना पड़ता है। ये मेंशन करने के बाद आपको उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, ये डिटेल भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ दीजिएगा, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ दीजिएगा, और टेलीफोन का यदि लैंडलाइन नंबर हो तो वो यहाँ दीजिएगा, और रेसिडेंस का कोई नंबर हो तो यहाँ मेंशन करेगा। उसके बाद जैसे केवाईसी की बात कर रहे थे आप और हम, तो केवाईसी में क्या दे रहा है वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ आधार नंबर वगैरह, नरेगा कार्ड वगैरह, ये या केवाईसी। यदि उसने फिजिकल फॉर्म दिया तो ऑफलाइन दिया तो यहाँ, और ई केवाईसी करवाए हो आधार कार्ड वगैरह के तो ई केवाईसी को यहाँ टिक कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और इसने यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसा भी दिया तो डॉक्यूमेंट्स यदि ई डॉक्यूमेंट दिया तो यस यहाँ करिए, वो नहीं फिजिकल दिया तो यहाँ करके उसका डॉक्यूमेंट का नंबर और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल यहाँ दे दीजिएगा। ये देने के बाद उसका जो है आप लोग डिटेल मेंशन करिएगा कि उसका डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, किसने इशू करा है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, और डेट ऑफ इशू क्या है। यह चीजें मेंशन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। इतना मेंशन करने के बाद यदि कोई एनआरओ अकाउंट खोलता है तो एनआरओ अकाउंट खोलने में उसका इमिग्रेशन का डिटेल वगैरह सब लीजिएगा आप लोग। यहाँ दीजिएगा उसका नेशनल वगैरह का, नेशनलिटी क्या, उसका वीजा का डिटेल क्या, ये भरने के बाद उसका अपन डिटेल आते कम्युनिकेशन और एड्रेस डिटेल्स वगैरह के बाद उसका करेंट एड्रेस क्या रहेगा, करेंट एड्रेस का डिटेल यहाँ दीजिएगा। जो करेंट एड्रेस है यदि उसका करेंट एड्रेस आपका रेसिडेंस और बिजनेस दोनों है जहाँ पे वो करेंट एड्रेस दे रहा है तो यहाँ टिक करिए। यदि करेंट एड्रेस खाली बिजनेस का दे रहा हो तो यहाँ टिक करिए, रेसिडेंस का दे रहा हो तो यहाँ टिक करिए, और यदि कंपनी वगैरह है, पार्टनरशिप वगैरह में रजिस्टर्ड ऑफिस का दे रहा है तो यहाँ टिक करके पूरा डिटेल आप लोग इसका मेंशन यहाँ पे करिएगा। यह एड्रेस पूरा मेंशन करिए, उसका फिर सिटी विलेज वगैरह दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल यहाँ दीजिए,
उसका स्टेट का डिटेल यहाँ दीजिए और पिन कोड दीजिए, उसका पिन कोड और कंट्री का नाम ये मेंशन करिएगा उसके एड्रेस में। इसके अलावा यदि उसका जो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस यदि कोई दूसरा हो करेंट एड्रेस से, तो जैसा ऊपर डिटेल भरा वैसा ही डिटेल करेस्पॉन्डेंट एड्रेस को यहाँ देके यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट एड्रेस का पूरा डिटेल मेंशन करिएगा। उसके अलावा यदि जो ऊपर करेंट एड्रेस है वही यदि एड्रेस सेम हो करेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस डिटेल, तो उसको यहाँ टिक करके यहाँ मेंशन कर दीजिएगा आप लोग। इस तरीके से ये मेंशन करने के बाद जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में यदि आपके पास वो जो करंट एड्रेस नहीं रखते हैं, करंट एड्रेस अपडेटेड नहीं रहता, तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाता है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में यदि करंट एड्रेस यूटिलिटी बिल, वेरी गुड। तो यूटिलिटी बिल जब अपन लेते हैं तो ये वाला, हाँ पीछे माइक म्यूट कर लीजिए जिसका आवाज आ रही हो। तो यूटिलिटी बिल लेते तो यहाँ टिक कर दीजिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर लेते तो यहाँ टिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स वगैरह लेते हो वहाँ टिक करके उसको ये कर दीजिएगा। फिर क्या डॉक्यूमेंट का नंबर दे रहे हैं और डेट दे रहे हैं वो यहाँ भर दीजिएगा। ये भरने के बाद जो है आपको उसको डिक्लेरेशन लेना है। क्या डिक्लेरेशन? 3 डिक्लेरेशन है कि आई हैव रेड द